our topic is breakup of caliphate and the rise of sultanates. This is our part 2. So let's start with Islamic society from 950 to 1200. Now during this time period, Islamic society was held together not by a single political order or a single language of culture, but by common economic and cultural patterns. यहाँ पे हमारा है कि सिंगल पॉलिटिकल ऑर्डर नहीं था इस टाइम में इस्लामिक सोसाइटी में, लैंग्वेज एंड कल्चर भी सिंगल नहीं था, बट दो चीज़ें कॉमन थी. वो क्या थी? इकोनॉमिक एंड कल्चरल पैटर्न्स की अगर हम बात करें वो कॉमन थी पूरे इस्लामिक एरिया में, इस्लामिक सोसाइटीज़ में. अब यहाँ पे अगर लैंग्वेज ऑफ कल्चर की बात करें तो इसके साथ कंफ्यूज मत होना कि कल्चरल पैटर्न्स अलग है. कल्चर इज़ कल्चर, लैंग्वेज कल्चर्स भी लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं वो कि लैंग्वेजेस अलग अलग थी. कल्चरल पैटर्न इज़ की कल्चर ओनली. अब इसके साथ ही यूनिटी in the face of the political division was maintained by the separation of powers, separation between state and society. That means state and society के बीच में separation create हो गई थी. अब यहाँ पे state and society के बीच में separation कैसे create हो गई थी? एक king है, वो अपना एरिया जब कॉन्कर करता है तो वो अपना एरिया को अलग सेपरेट मार्क कर लेता है, और इसके साथ ही जो दूसरा किंग है वो अपनी अलग से स्टेट बना लेता है, थर्ड किंग अलग से स्टेट. तो इस तरह से जो है सेपरेशन क्रिएट हो गई सोसाइटी एंड स्टेट के बीच में. अब इसके साथ ही द डेवलपमेंट ऑफ पर्शियन एज ए लैंग्वेज ऑफ इस्लामिक हाई कल्चर, जो पर्शियन जो थी वो इस्लामिक हाई कल्चर बन चुका था. एंड द मेचोरिटी of the dialogues between intellectual traditions like scholars, artisans, merchants, they can move freely. अब इसके साथ वहाँ पे एक ट्रेडिशन बन चुका था किसका? इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस का के डायलॉग्स, मतलब जो इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल पीपल जो डिस्कशंस एंड डिबेट्स करते थे, वो जो थी एक कॉमन बन चुका था वहाँ पे. एंड स्कॉलर्स एंड आर्टिशंस की बात करें एंड मर्चेंट्स की बात करें, दे कैन मूव फ्रीली इन द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स. एंड इन लोगों का मूव करना भी ज़रूरी था क्योंकि स्कॉलर्स एंड आर्टिशन, स्कॉलर्स नई कल्चर ट्रेडिशंस को देखेंगे, एक्सचेंज ऑफ ट्रेडिशंस होगा, कल्चर से होगा. आर्टिशंस भी सेम देखेंगे एक एरिया से दूसरी जगह मूव करके कि किस तरह का लाइक अपना स्किल डेवलप करने के लिए कि कौन से एरिया पे कैसा आर्किटेक्चर है, कौन सा अच्छा है, किस तरह से उनको अडॉप्ट करना है. अब मर्चेंट्स की बात करें तो मर्चेंट्स तो ट्रेडर्स थे, तो ट्रेडर्स को तो मूव करना ही है फॉर द सेक ऑफ देयर बिजनेस. तो ये सब लोग फ्रीली मूव करते थे सेंट्रल इस्लामिक लैंड में. एंड इसके साथ ही बिकॉज ऑफ दीज पीपल सर्कुलेशन ऑफ आइडिया एंड मैनर्स होता था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. दैट मीन एक्सचेंज ऑफ कल्चरल वैल्यूज़ होता था. अब इसके साथ ही नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट है मुस्लिम पॉपुलेशन की. अगर हम बात करें 10% थी उमैयद्स के टाइम में एंड अब्बासिड्स के टाइम में, बट अब उसमें एकदम से इंक्रीज़ देखने को मिल गया. अब जो आइडेंटिटी है इस्लाम की एज अ रिलीजन बन चुकी थी. एंड इसके साथ ही एक सेपरेट इसका स्टेटस बन चुका था, अदर लाइक एक धर्म बन चुका था ये. एंड इसके साथ ही कन्वर्जन भी पॉसिबल हो गया था, लाइक अदर धर्म के लोग जो थे वो मुस्लिम धर्म को अडॉप्ट कर सकते थे. कन्वर्जन पॉसिबल क्यों हो गया था? क्योंकि कुछ लिबर्टीज़ दे दी गई थी उस टाइम में. जो अदर रिलीजन के लोग थे वो अगर मुस्लिम्स बन गए तो उनको कुछ लिबर्टीज़ मिल जाती थी, कुछ वी कैन से फैसिलिटीज़ मिल जाती थी. इस वजह से कुछ लोग प्रेफर करते थे कि वो बाकी धर्म से इस धर्म में, इस मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाए. तो इसी वजह से जो है पॉपुलेशन का इंक्रीज़ हो गया था, जो हमने यहाँ पे देखा 10% से बढ़ गई थी. तो कुछ कन्वर्टेड लोग आ गए वहाँ पे, कुछ तो इनकी पॉपुलेशन ही थी, तो वो तो इंक्रीज़ होना ही था पॉपुलेशन में. अब नेक्स्ट है राइज ऑफ टर्किश सल्तनट्स. अब टर्किश सल्तनट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो अरब्स थे एंड ईरानियंस, थर्ड एथनिक ग्रुप जो था ये इनका था, अरब्स का था, ईरानियंस का था. वी कैन से कि एडेड टू द अरब्स एंड ईरानियंस, इनका था नहीं. यहाँ पे सिंपली लिखा है कि
This third ethnic group was added to the Arabs and Iranians with the rise of the Turkish Sultanate in the 10th and 11th century. 10th and 11th century में टर्किश सल्तनत का राइज हुआ. टर्किश पीपल जो थे वो नोमैडिक पीपल थे. कहाँ से बिलोंग करते थे? सेंट्रल एशियन स्टेपीज से बिलोंग करते थे. जो टर्किस्तान का एरिया था, टर्किस्तान का एरिया जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता है. एरल सी के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द एरल सी के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एंड अप टू द बॉर्डर ऑफ चाइना. ये पूरा किसका? टर्किस्तान का एरिया ही आता है. एंड इसके साथ ही इन्होंने फाइनली कौन सा धर्म चूज़ किया था? इस्लाम को चूज़ किया था. एंड इसके साथ ही नेक्स्ट देखें कि यहाँ के ये जो लोग थे, टर्किश पीपल थे, दे वर गुड राइडर्स, दे वर गुड वॉरियर्स. एंड इसकी वजह से इन्हीं दो स्किल्स की वजह से इनको रिस्पेक्टफुल पोजीशन मिल गई थी. कहाँ पे? अब्बासीड्स, समानीड्स एंड बुइड्स के एडमिनिस्ट्रेशन में. और इन्होंने इन एडमिनिस्ट्रेशंस में काम किया है वेदर बाय एंट्रिंग एज अ स्लेव और यहाँ तो सोल्जर्स बन के. एंड इनको अच्छी अच्छी पोजीशंस भी मिली बिकॉज ये लोग जो थे लॉयल थे एंड इनके पास मिलिट्री एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी. लाइक स्किल्ड राइडर्स थे ये. एंड इसके साथ ही गजनवी सल्तनत की बात करें तो गजनवी सल्तनत जो है वो इस्टेब्लिश की थी अल्पतजिन ने 961 में. एंड कंसोलिडेट किसने की थी? मोहम्मद ऑफ गाजनी, महमूद ऑफ गाजनी. सो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इस्टेब्लिश की थी अल्पतजिन ने बट कंसोलिडेट की महमूद ऑफ गाजनी. अब इससे पहले भी हम 8th में महमूद ऑफ गाजनी का नाम सुन चुके हैं, 7th में, क्योंकि हमने मेडिवल हिस्ट्री 7th में पढ़ी है. तो महमूद ऑफ गाजनी का नाम हम पढ़ चुके हैं. वहाँ पे हमें ये पता है कि महमूद ऑफ गाजनी ने इंडिया को प्लंडर किया था 17 टाइम्स. एंड उन्होंने इंडिया में कोई भी उनका मोटिव नहीं था सेटल डाउन होने के लिए. वो सिर्फ लूटने के लिए आए थे इंडिया को और उन्होंने काफ़ी लूटा इंडिया को. तो इसके साथ ही लाइक द बुइड्स जो थे, जो गाजनवीज थे, वो भी एक मिलिट्री डायनेस्टी ही थी. प्रोफेशनल आर्मी ऑफ टर्क्स जो एंड इंडियंस जो थे वो वर्क कर रहे थे किस पे? गाजनवीद की मिलिट्री में. अब इसके साथ ही नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो सेंटर ऑफ पावर था खुरसन एंड अफ़गानिस्तान था. एंड अब्बासिद खलीफ जो थे वो इनके दुश्मन नहीं थे. ये उनको अपना दुश्मन नहीं मानते थे बल्कि उनको अपने सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी, अपना पावर का सोर्स मानते थे. क्यों? क्योंकि जो इस सल्तनत के जो रूलर्स थे मोहम्मद्स थे. मोहम्मद्स बेसिकली सुल्तान्स के लिए, किंग्स के लिए इन्होंने यूज़ किया है. तो जो मोहम्मद्स थे वो क्या थे? इधर वो स्लेव्स थे या सन्स ऑफ स्लेव्स. तो सन्स ऑफ स्लेव्स थे तभी तो स्लेव्स थे. तो इनको स्लेव्स को फ्री होना पड़ता था स्लेव के टाइटल से. तो वो कौन करते थे? खलीफास, जिनको हम यहाँ पे कैलीफ्स पढ़ रहे हैं, खलीफास करते थे. तो इनको खलीफा की सपोर्ट चाहिए होती थी, इसलिए इन्होंने रिस्पेक्टफुल पोजीशन दी थी खलीफास को इनटू द एम्पायर. अब इसके साथ ही खलीफास जो है वो भी इनको सपोर्ट करते थे. नेक्स्ट है सल्जूक टर्क्स की. अगर बात करें, सल्जूक टर्क्स जो थे उन्होंने तुरान में एंटर किया एज सोल्जर्स इन द आर्मीज़. नाउ ये यहाँ पे है सल्जूक टर्क्स की हम बात करें. पीछे हमने बात की गजनवी सल्तनत की जिसमें रोल किसका था? मोहम्मद गजनी का, महमूद गजनी का था. अब ये हमारा नेक्स्ट वाला आ रहा है कि टर्क्स, सल्जूक टर्क्स. अब जो पीछे हमने गजनवीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं ये भी टर्क्स थे और ये भी टर्क्स हैं. टर्क्स जो है इन्होंने तुरान में एंटर किया एज अ सोल्जर्स इन द आर्मी ऑफ समानीज एंड कारा खानीज. इन दोनों की आर्मी में इन्होंने एज अ सोल्जर एंटर किया था. नॉन मुस्लिम टर्क्स थे ये फ्रॉम द ईस्टर्न डायरेक्शन. एंड बाद में इन्होंने क्या किया? अपने आप को पावरफुल ग्रुप इस्टेब्लिश कर लिया एज अ पावरफुल ग्रुप. दैट मीन उन्होंने अपनी एम्पायर क्रिएट कर ली एक. और वो एम्पायर किसने इस्टेब्लिश की थी? दो ब्रदर्स थे, तुगरिल एंड चगरी बेग. इन दोनों ब्रदर्स ने मिलके अपनी एम्पायर को इस्टेब्लिश किया और कंसोलिडेट किया. और इन्होंने एडवांटेज किस बात का लिया? ये सब कब हुआ? जब मोहम्मद गाजनी की डेथ होगी तब ये एम्पायर इनकी क्रिएट हुई.
और एडवांटेज लिया था मोहम्मद गाजनी की डेथ का। जैसे मोहम्मद गाजनी की डेथ हुई तो उनकी एम्पायर वीक हो गई थी, तो इनको मौका मिल गया राइज करने का, किनको, सल्जूक टर्क्स को। अब सल्जूक जो थे इन्होंने खुरसन को कॉन्कर किया 1037 में, एंड निशापुर को अपनी फर्स्ट कैपिटल बना दिया। एंड इसके बाद इनका नेक्स्ट टारगेट कौन बन गया, वेस्टर्न एरियाज जो थे, जो वेस्टर्न पर्शिया था, इराक, वहाँ पे इन्होंने अटैक करने की सोच ली इन 1055 में, और वहाँ पे इन्होंने अटैक किया एंड वहाँ पे रिस्टोर किया बगदाद, रिस्टोर्ड बगदाद टू सुन्नी रूल। दैट मीन जो बगदाद का एरिया था वहाँ पे सुन्नी रूल इन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया था। वाई सुन्नी रूल, बिकॉज सल्जूक टर्क्स जो थे वो सुन्नी थे, एंड जो हम लोगों ने पीछे महमूद गाजनी के बारे में पढ़ा तो वो भी सुन्नीस थे। शियास कौन थे यहाँ पे हम बुइत्स जो पढ़ रहे हैं शिट्टी क्लैन के, वो जो थे वो शियास थे। और ये जो पर्शिया एंड इराक का एरिया जो था, बगदाद का एरिया, ये उनके रूल के अंडर था। जब उनको हरा दिया तो यहाँ पे सुन्नी रूल रिस्टोर हो गया, वापस आ गया, ठीक है। अब इसके साथ ही एक कलीफ है यहाँ पे, खलीफा जिनको हम कहेंगे, अल केम जो थे, उन्होंने टुगरिल बेग को टाइटल दे दिया सुल्तान का। अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अगेन खलीफास की इम्पोर्टेंस थी, क्योंकि जो वो कहते थे उसे माना जाता था। अब टाइटल मिल गया है इनको सुल्तान का। अब इसके साथ ही जो दो सल्जूक ब्रदर्स थे इन्होंने मिलके रूल किया, एंड इसके साथ ही तुगरिल की बात करें, तुगरिल बेग को सक्सीड किया उनके नेफ्यू ने, जिसका नाम था अल्प अरसलन। एंड अल्प अरसलन का जो राइन था, उन्होंने अपने टाइम पीरियड में एम्पायर, सल्जूक की एम्पायर को एक्सपैंड किया टिल द एंटोलिया। एंटोलिया इज़ प्रेजेंट डे टर्की। एंड इसके साथ ही अगर हम बात करें मुस्लिम वर्ल्ड को थ्रेटन किसने किया, लाइक किससे उनको वी कैन से उनका जो वर्ल्ड था रुक गया था, या वी कैन से उनको ख़तरा था, किन लोगों से। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 11th एंड 13th सेंचुरी में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स राइज हुई, जिसे हम क्रुसेड्स के नाम से पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। उन क्रुसेड्स में कौन थे, यूरोपियन क्रिश्चियंस थे एंड अरब स्टेट्स जो थी, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस के बीच में लड़ाई चल रही थी। एक तो प्रॉब्लम ये हो गया था, एंड दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था जो मंगोल्स का जो थ्रेट मिल रही थी इनको, लाइक दे वर थ्रेटन बाय द मंगोल्स। अब इसकी वजह से ही 13th सेंचुरी में मुस्लिम वर्ल्ड जो था, दे वर लाइक फाइंडिंग देमसेल्फ ऑन द वर्ज ऑफ द ग्रेट डिज़ास्टर। इनको लग रहा था वी आर नाउ, हम जो है डिस्ट्रॉय होने वाले हैं, या लाइक हमारा एक्सपेंशन रुक गया है। अभी हमें जो हमारी टेरिटरीज है उनको सेव करने के लिए प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो किससे घबराए हुए थे, मंगोल्स से